आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आपके साथ मैं हूं बुशरा खानम फहद। आलमी यौम ख़वातीन के खास मौके पर आज बात आधी आबादी के अहवाल की करेंगे, क्योंकि भले ही साल का एक दिन ख़वातीन को मुख्तस कर दिया गया हो, लेकिन बावजूद उसके मुल्क और दुनिया की ख़वातीन आज भी तमाम शोबों में पसमानदा ही हैं। हिफाजत के लिहाज से अगर हर गुजरता दिन ख़वातीन के लिए खौफ बढ़ाने वाला साबित होता जा रहा है। समाजी, इक़्तिसादी या फिर सियासी हर शोबे में ख़वातीन की शराकतदारी बढ़ाने की जरूरत है। तो वहीं ख़वातीन को रिजर्वेशन का मामला भी सालों से ऐवान में धूल ही फांक रहा है। इसलिए सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों आज भी आधी आबादी अपने मुकम्मल हुकूक के लिए तरस रही है। कमियां कहां रह जाती हैं, कोशिशें कहां दम तोड़ जाती हैं, जोश कहां ठंडा पड़ जाता है। आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे आज का मुद्दा में। तो तमाम कोशिशों के बावजूद ख़वातीन की जो तकदीर और तस्वीर है वो इतनी खूबसूरत नहीं है जिसकी तसव्वुर भी इस तरह से नहीं किया जा सकता है। अगर हम देखें तो अभी भी हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब हैं। क्या है आधी आबादी के अहवाल, इसको टटोलती है खास रिपोर्ट, ये देखिए, उसके बाद इसी पर करेंगे चर्चा। 8 मार्च साल का वो खास दिन जिसे ख़वातीन की नजर किया गया, उनके लिए मुख्तस कर दिया गया, यानी आलमी यौम ख़वातीन। मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस दिन को औरतों की बाख्तियारी, आजादी, उनके तहफ़्फ़ुज़, उनके हुकूक के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन क्या वाकई आज भी औरतें बाख्तियार, आजाद, महफूज या अपने हुकूक के तईं बेदार हो पाई हैं? जवाब यकीनन नफी में आएगा, क्योंकि बड़े बड़े स्टेजों से बड़े बड़े दावे और औरतों की बेहतरी के तमाम तर इक़दामात उठाने के बावजूद मुल्क को दुनिया की आधी आबादी को महज आधी आजादी ही मयस्सर दिखाई देती है। तमाम बैरूने मुमालिक में तो ख़वातीन के हालात फिर भी बेहतर हैं, लेकिन हिंदुस्तान में हमेशा से मर्दों के बालादस्ती वाले नजरिए ने मुल्क की ख़वातीन को शायद कभी बढ़ने ही नहीं दिया। जमीनी सतह पर ख़वातीन की हिफाजत यानी विमेन सिक्योरिटी, तालीमी, इक़्तिसादी या समाजी हर शोबे में अभी बहुत काम करने की जरूरत दिखाई देती है। सरकारी आदादो शुमार में ही मुल्क की आधी आबादी की सूरत हाल बेहद खस्ता नजर आती है। मसलन हर साल जारी होने वाले NCRB के आदादो शुमार ख़वातीन के तई होने वाले जराइम की जो तस्वीरें पेश करते हैं वो वाकई डरावनी है। हैरानी तो तब होती है जब जिनसी इस्तेहसाल जैसे मामलों में ख़वातीन और मासूम बच्चियां गैरों से ज्यादा अपनों की सताई नजर आती हैं। NCRB की ताजा रिपोर्ट इसी समाजी गिरावट की तस्दीक करती है, जहां जिना जैसे संगीन मामलों में सबसे ज्यादा 94% मुल्जिम कोई और नहीं बल्कि मुतासिरीन के अपने ही थे, जिनमें उनके दादा, वालिद, भाई और बेटे तक शामिल हैं। खैर, मसला महज जराइम और हिफाजत का ही नहीं है, बल्कि समाजी, सियासी और इक़्तिसादी तौर पर भी ख़वातीन अब भी पसमानदा है। पार्लियामान और रियासती असेंबलियों में ख़वातीन को मिलने वाले रिजर्वेशन का मामला सालों से अटका पड़ा है। तो ख़वातीन की शराकतदारी बढ़ाने की बात करने वाली तमाम सियासी पार्टियां खुद इसको लेकर कितनी संजीदा हैं, इसका अंदाजा उन्हें पार्टी और हुकूमत में दी जाने वाली जगहों से लगाया जा सकता है। हालांकि साल 1989 में साबिक वजीर आजम राजीव गांधी के वक्त में ख़वातीन को पंचायतों में रिजर्वेशन दिए जाने की बात ख़वातीन की बाअख्तियारी की सिमत में एक बड़ा कदम रहा है, जिसे बाद में 1993 में दोनों ऐवानों में पास कराया जा सका था। लेकिन उसके बाद भी उसका मकसद आज तक पूरा नहीं हो सका है। वहीं बड़े शहरों में आसानी से दिख जाने वाली खातून डॉक्टर, इंजीनियर, फैशन डिजाइनर या प्रोफेसर मुल्क के छोटे शहरों या गांवों में गुम सी हो जाती हैं। तालीम के शोबे में भी आज तक उतना काम नहीं हो पाया जितना कि होना चाहिए था। वैसे एक सच ये भी है कि आज हर शोबे में ख़वातीन के हालात पहले से काफी बेहतर जरूर हुए हैं, और आज वो कोई शोबा नहीं है जहां ख़वातीन की न सिर्फ शराकतदारी है बल्कि बेशतर वो उनकी क़यादत भी करती दिखती है। लेकिन फिर भी ये कोशिशें कहीं न कहीं कम ही पड़ जाती हैं। तभी तो तमाम तब्दीलियों के बावजूद कमी दिख जाती है।
कुल मिलाकर कहने बोलने के लिए खवातीन के हुकूक और उन्हें बाख्तियार बनाने के तो तमाम इकदाम किए गए, लेकिन वो सब किसी न किसी सतह पर आकर दम तोड़ गए। जरूरत इन इकदाम के बेहतर अमल दरामद की, जिससे आधी आबादी को उसका पूरा हक मिल सके। जी सलाम के लिए सऊद मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट। तो हम बात कर रहे हैं आधी आबादी के जश्न की, और हकीकत से आपको दरअसल हम रूबरू कराना चाहते हैं। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराऊं उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं, और ये काफी मशहूर कैफी आजमी साहब की लाइनें हैं जिससे मैं शुरुआत करना चाहूंगी। कदर अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझमें शोले भी हैं बस अश्क फिशानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं। कदर अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझमें शोले भी हैं बस अश्क फिशानी ही नहीं। अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तोड़कर रस्म का बुत बंदे कदामत से निकल, ज़ोफ़े इशरत से निकल, वहमे नजाकत से निकल, नफ्स के खींचे हुए हल्क़े अज़मत से निकल, कैद बन जाए मोहब्बत तो मोहब्बत से निकल, राह का खार ही क्या गुल भी कुचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। और तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, उनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं माया सिंह जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, उसके साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोनिशा कपूर जो कि प्लास्टिक सर्जन हैं, मेरे साथ मौजूद हैं फौजिया दास्तान गो जो कि दास्तान गो हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं शबनम सिद्दीकी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप तमाम मेहमानान का बहुत बहुत इस्तकबाल है स्टूडियो में, और मैं शुरुआत करना चाहूंगी फौजिया साहिबा आपसे। जब हम बात करते हैं आधी आबादी की, जब हम बात करते हैं कि उनके लिए एक दिन जो है वो मुख्तस कर दिया गया है, तो क्या हमें बाकी 364 दिन का हिसाब नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए हमें 364 दिन का हिसाब, और हमें इस एक दिन को मनाने में खुशी तो है कि आज का दिन हमारे नाम है, मगर इसके अलावा ये हमारे लिए चैलेंज भी है कि हम उन 364 दिन को भी इतनी ही खुशी से मनाएं और इतनी ही कामयाबी से मनाएं। ये बेसिकली हम औरतों के लिए चैलेंज है। जाहिर सी बात है। माया साहिबा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई में आज जिस तरह से हालात बने हुए हैं, तो ये क्या आधी आबादी का जश्न वाकई में इसको कहा जाए? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मुगालता है, गलतफहमी है कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस तरह की बात कर रहे हैं और लोग इसे महिला दिवस के रूप में आज मना रहे हैं। मैं समझती हूँ महिला दिवस सिर्फ रह गया है न्यूज चैनल में बात करने के लिए, कुछ संस्थानों के द्वारा आपको सम्मान देने और लेने के लिए, या 2-4 बड़े संस्थान होते हैं जो महिलाओं को मुद्दे पर बात कर लेते हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए क्या विशेष हो रहा है महिला दिवस पे, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम महिला दिवस मना क्यों रहे हैं एक दिन, हम 365 दिन क्यों नहीं मना सकते? हम अपने पुरुषों से पूछती हूँ, हम अपने देखने का नजरिया महिलाओं को बदल क्यों नहीं सकते? सबसे पहले हमें आप लोग अपना नजरिया बदलिए एक महिलाओं को देखने के लिए। अगर आप उनके प्रति सोच और अपनी नजर अच्छी रखेंगे, इससे बड़ा महिला दिवस हो ही नहीं सकता कि आप उनको अपनी नजरों से सम्मान दे रहे हैं 365 दिन, ना कि एक दिन। बात करते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मैं समझती हूँ अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहे हैं तो भारतीय स्तर पर महिलाओं की स्थिति आज भी दोयम दर्जे की है। महिलाओं को कोई विशेष अधिकार या विशेष इस तरह से नहीं दिए गए हैं कि आप अब बात करें कि भारतीय महिलाएं आज भी उसी तरह से आजादी में आ गई। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। पुरुषों का नजरिया आज भी वही है महिलाओं में बैठकर हम तमाम लोग और हम जैसी जो खवातीन महिलाएं हैं वो इस तरह की बात कर सकती हैं, डिस्कशन कर सकती हैं, लेकिन हकीकत देखी जाए तो उससे बिल्कुल परे है। मनीषा जी, क्या ये एक फैशन की तरह बन गया है कि जैसे हमने वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट किया और तमाम दिन आते हैं, तो चलिए औरतों का भी एक दिन आ गया तो चलिए सेलिब्रेट कर लेते हैं? मैं बिल्कुल, जो महिला दिवस सेलिब्रेट हो रहा है, इट्स अ स्पेशल डे टू पे ट्रिब्यूट टू द वुमेन ऑफ आवर कंट्री। जो जितने भी साल में दिन हैं, मैं चाहती हूँ कि महिला दिवस एक ऐसा दिवस है जिसमें जो महिला दिन रात जूझ के अपनी फैमिली को ध्यान रखती है, आगे बढ़ती है, अपनी पूरी ख्वाहिशों की कुर्बानी देके अपनी फैमिली का ध्यान रखती है, उस महिला को ये आज का दिन डेडिकेटेड है
कि इस दिन वो शोहर जिसने पूरे साल अपनी वाइफ को कभी कुछ नहीं कहा, बच्चे जिन्होंने पूरे साल, आज मैं अपने इस दिन की शुरुआत का बताती हूँ। सुबह उठ के मेरी बेटी ने जब कहा मम्मा आज स्पेशल डे है, आज वुमेन्स डे है। शायद आप जैसी लकी बहुत सारी खवातीन या औरतें नहीं होंगी जिनके शौहर को शायद ये भी शायद ना पता हो कि आज वाकई में विमेंस डे है, इसका कोई मतलब भी होता है। क्या एक दिन की शायद उन्हें छुट्टी ही दे दी जाए, कह दिया जाए कि आज का खाना मैं बनाऊंगा, चलो तुम्हारे लिए, आज ब्रेकफास्ट मैं बनाता हूं, आज तो बच्चों की तमाम जिम्मेदारी मेरी है, घर की तमाम जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। ऐसे भी शायद अल्फाज भी अगर वो इस्तेमाल कर दें तो शायद उतने में ही औरत जो है वो शायद खुश हो जाए। शबनम साहिबा, क्या आप इससे इत्तेफाक रखती हैं? मुझे लगता है बिशरा जी की सिर्फ बात करने से कुछ भी नहीं होता, हर चीज का प्रैक्टिकल होना जरूरी है। चाहे वो वीमेंस डे हो, फादर्स डे हो या कोई भी डे हो, चिल्ड्रंस डे हो, उसका भी सिर्फ एक दिन तो है, एक दिन मनाया जाता है, बहुत अच्छे से मनाया जाता है। इससे क्या है कि हम एकदम अवेयर हो जाते हैं कि महिला भी है और या फादर भी है। अदरवाइज 365 दिन जो चलते हैं वो रोज रोज तो एक जैसा हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, वीमेंस के लिए स्पेशली ये है कि एक दिन पर्टिकुलर अटेंशन देते हैं कि ये वीमेंस डे है, उसकी तो सबको मुबारकबाद है। लेकिन उसको वीमेंस डे के दिन इज्जत देते हैं जिस तरह से, अगर वो आगे आने वाले दिनों में या और भी साल के 364 दिन में भी इज्जत उसी तरह से देते रहे। जिस तरह की घटनाएं होती रहती हैं डे बाय डे, कहीं रेप है, कहीं फांसी है, कहीं आग जला के कुछ हो जाता है, तो अगर यही प्रॉपर तरीके से इसका कुछ लॉ बन जाए या कानून बन जाए। फौजी साहिबा, अगर हम देखते हैं कि जो आज हम ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो आज हम मना रहे हैं, तमाम खवातीन जो इसका जश्न मना रही हैं, दरअसल इस दिन को भी पाने के लिए न जाने कितनी औरतों ने कुर्बानी दी है और तब जाकर ये दिन भी हासिल हुआ है। तो क्या अगर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो और ना करें अगर, तो क्या ऐसा नहीं है कि जो इतनी कुर्बानी के बाद जो एक दिन भी हासिल हुआ था, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी बेहुरमती या उनका जो कुर्बानी थी उसको एक तरह से जाया कर रहे हैं? देखिए, मैं इसके सेलिब्रेट करने के खिलाफ नहीं हूँ। ये दिन, आपने बुशरा बिल्कुल ठीक कहा, ये दिन हमें बहुत मेहनत के बाद मिला है, बहुत जद्दोजहद, बहुत लड़ाई के बाद मिला है। लेकिन हम सब औरतों को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये लड़ाई अभी जारी है। जिस समाज में स्लोगन दिया हो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो वहीं से हमें उसकी जहनियत समझ में आती है। हमें स्लोगन की जरूरत ही क्यों पड़ी? हमारे समाज की ऐसी दुर्दशा क्यों है कि हमें इसकी जरूरत पड़ी? पहली बात। दूसरी बात यह है कि सेलिब्रेशन आप करिए, मुबारकबाद जरूर दीजिए, लेकिन ये लड़ाई अभी जारी है। आपकी आजादी की लड़ाई, आपकी जगह की लड़ाई, आपके हक की लड़ाई, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। और मेरे साथ फिलहाल प्रिंसिपल कालका पब्लिक स्कूल ओनिका मेहरोत्रा जी भी जुड़ गई हैं हमारे साथ। ओनिका जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। और मेरा आपसे सवाल ये है कि क्योंकि आप उस नस्ल को पढ़ा लिखा कर आप आगे बढ़ा रही हैं जो वाकई में आगे आने वाले दिन में हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि विमेंस डे के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? देखिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो जैसे मैं आपकी डिस्कशन सुन रही थी, बहुत ही डिफिकल्टी से ये लेवल तक हम पहुंचे हैं। लड़ाई अभी लंबी है, बट मैं इसको लड़ाई का नाम नहीं देना चाहूंगी। ये हक की बात है और ये एक जस्टिस है विमेन के लिए कि एट पार जेंडर इक्वालिटी जरूर हमें चाहिए। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप कि मेल हैं तो इतना कोटा उनके लिए, फीमेल है तो इतना कोटा के लिए। ये इक्वल की हकदार हैं और राज्यसभा, लोकसभा, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से अगर ये पॉलिटिकल विल बन जाए तो मुझे लगता नहीं कि दिन दूर है कि इक्वालिटी हमें मिलेगी। जी, और हर जी क्या नहीं लगता कि औरत मर्द के दायरे को तोड़कर अगर सिर्फ एक औरत को इंसान की तरह भी ट्रीट किया जाए तो बहुत सारे मसले जो हैं वो वैसे ही हल हो जाएंगे? डेफिनेटली, बहुत बड़ी बात बोली आपने, क्योंकि इतनी पीढ़ियों से जितनी दिक्कतें महिलाओं ने अपने ऊपर झेली हैं, उनपे जो क्रूरलिटीज होती हैं या अत्याचार उनपे होते हैं, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं था और बहुत ही बेरहमी से उनके साथ ट्रीटमेंट होता था। आप ठीक कह रही हैं, पहले इंसान समझा जाए फिर हम बात करें इक्वालिटी की। लेकिन बहरहाल ओवर द इयर्स बहुत इम्प्रूवमेंट आई है और ये मतलब मुझे ये लगता है कि ये हमारा राइट है। इसमें
कुछ चीज हम ऐसा नहीं है कि हमें लड़के उनसे लेना है, ये राइट है, हमें मिलना चाहिए और मिलके ही रहेगा जी। क्योंकि अब एजुकेशन से भी इसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। आप एम्पावर फील करते हैं अपने आप को। जी, महिलाएं जाहिर सी बात है कि तालीम ही एक ऐसा जरिया है जिससे जब वो एम्पावर्ड होंगी तो अपनी बात रख सकेंगी। जी माया साहिबा, मेरा सवाल ये है कि जब आज हम स्टूडियो में बैठे इस पर बात कर रहे हैं, या आज हम जब इस जश्न को मना रहे हैं, उसी दिन कहीं पर शायद एक लड़की के साथ जुल्म हो रहा होगा, शायद एक लड़की के साथ रेप हो रहा होगा, उसके आवाज को दबाया जा रहा होगा, उसके हक को दबाया जा रहा होगा, उसकी वो बात उस तरह से, उसके शायद अपने घर से पैर निकालने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए भी उसे वो जद्दोजहद करनी पड़ रही होगी। ऐसे में हम कहां से बराबरी की बात कर रहे हैं? यहां पर तो जो बेसिक उनके जो हुकूक हैं उन तक को मारा जा रहा है। देखिए, आपने बहुत बड़ी बात बोली। शायद नहीं, ये 101% कन्फर्म है। अगर हम देश की गणना करके कल निकाले तो आज भी बहुत सारे रेप हुए होंगे, बहुत सारी महिलाएं, लड़कियों को छेड़ा गया होगा। तो आप ये बताएं कि महिलाओं की स्थिति में कहां से बदलाव आया? हम कहां से सामाजिक उनकी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं? जैसे आज अगर हम महसूस कर रहे थे कि अगर हम अपने आला जो हमारे हैं मोदी साहब हैं, आज मुझे ये महसूस हो रहा था कि अगर झुंझुनू में आज हो सकता है वो अनाउंसमेंट कर दे महिलाओं का जो बिल है, ये हो सकता है। दूसरी बात पे हम जाएं, जो हमारी सबसे मॉडर्नाइज इंडस्ट्रीज मानी जाती है, फिल्म इंडस्ट्रीज, वहां पर भी जेंडर इक्विजिशन का मामला है कि वहां पुरुषों के जो मेहनताना है वो अलग होता है, महिला कलाकारों का अलग होता है। आज भी ये है, जो सबसे मॉडर्नाइज इंडस्ट्रीज है उसका ये हाल है। तो अब आम इंसान से आप किस तरह की अपेक्षा रखेंगे कि अभी आप अपनी पत्नी, अपनी परिवार की बेटी को तो देख सकते हैं, लेकिन आप किस बात की गारंटी देंगे कि जो दूसरी महिलाओं को दूसरी नजरों से नहीं देखेंगे? हॉलीवुड जो मतलब इससे भी कहीं ज्यादा वो माना जाता है, वहां पर भी आप देखें कि सेक्सुअल अब्यूज के जो है वो कितने सारे केसेस आते हैं। पुरुषों को वही बोल रहे, पुरुषों को अपना हैरेसमेंट, पुरुषों को बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस जो है उन्होंने आपके सामने बात कही है। पुरुषों को अपना जो नजरिया है महिलाओं को देखने का, अगर वही बदल दें, उसी में आदर दे दें, ये सबसे बड़ा महिला दिवस उनके लिए गिफ्ट माना जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारा समाज आज भी दो चेहरे पहनता है, एक वो अपने परिवार और घर और समाज को दिखाने के लिए जो स्थिति में, दूसरा एक अपना अलग चेहरा होता है। तो वो दोनों चेहरों के साथ वो हमेशा चलता है, और महिलाओं की स्थिति उन दो चेहरों में हर तरह से फिट करने की कोशिश करता है कि यहाँ पे ये इसका रोल है, यहाँ ये रोल है, लेकिन इज्जत तभी भी नहीं देता उसको। इज्जत के लिए आज भी वो महिला दर दर भटकती है कि मुझे सिर्फ मेरा सम्मान दे दो। महिला समाज में मांगती है आज भी। महिला क्या, बहुत सारी महिलाएं महिलाओं को सम्मान नहीं देती, पुरुषों की तो बात ही ना करें। महिला अगर अकेली रह रही है, अकेली मूवमेंट कर रही है, नौकरी कर रही है, आज अकेली महिलाओं को आज भी समाज में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आप सोचिए महिलाओं की सामाजिक स्थिति कहां सुधरी है हमारे भारतीय समाज में? ये बहुत बड़ा ज्वलंत प्रश्न है आज भी। और आज हम कहते हैं जी हम इंटरनेशनल वुमेन सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसका मकसद बताइए, क्यों कर रहे हैं? आपने ऐसा पिछले साल में क्या किया था जो आप ये दिन आने के बाद आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? ये तो कम से कम एक खाका तैयार होना चाहिए। फौजिया साहिबा, आज भी हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम कहेंगे कि पहली डिफेंस मिनिस्टर, पहली लोकसभा स्पीकर, पहली अभी तक 70 साल गुजर जाने के बाद भी पहले से ही हमें फुर्सत नहीं है। और फिर हम कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हम लेकर आते हैं साथ में। सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ स्लोगन लाने से, एक प्रोग्राम कर देने से, या फिर कुछ लोगों को इकट्ठा कर देने से, या उसको कंट्री भर तक उसको फैला देने से क्या तमाम मसले हल हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये पूरा एक प्रोसेस है बेसिकली। जब हम एक लड़की को तैयार करते हैं किसी घर जाने के लिए, तुम्हें वहाँ आप देखिए, जब भी लड़की छोटी होती है शादी के लिए, हम कहते हैं तुम्हें दूसरे घर जाके ये करना है, तुम्हें दूसरे घर जाके ये करना है। मैं ये पूछती हूँ, हम बेटे को क्यों नहीं तैयार करते कि जब तुम किसी दूसरी की बेटी ब्याह के यहाँ पे लाओगे तुम्हें उसे कैसे रखना है? तो हमारी जो ट्रेनिंग है, हमारी बेसिक ही गलत है बेसिकली। तो यहाँ पर सवाल ये नहीं है फर्स्ट वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन कम से कम हम अपना बेसिक तो क्लियर करें। हम जो तरबियत कर रहे हैं, जो माँ अपनी बच्चे की तरबियत कर रही है, वो भी अपनी बच्ची को यही सिखाती है आगे जाके कि आप दूसरे घर जाओगे तो ये करना। आप अपने बेटे को क्यों नहीं सिखाते? जब तुम शादी के दायरे से ही नहीं निकल पाते, जिस दिन वो पैदा होती है उस दिन जो शुरुआत होती है कि तुम्हारी शादी होनी है, ये कर लो, शादी होनी है वो कर लो, उससे आगे वो दायरा जो है वो कभी आगे निकल ही नहीं पाता है। महिला को सामाजिक सुरक्षा नहीं दे पा रहे। आप उनके दिवस की बात कर रहे हैं, महिला बिल्कुल सुरक्षित नहीं है आज भारतीय समाज में। निकलो, महिलाओं लड़कियों की स्थिति आज
महिला सशक्त तो है लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए जूझ रही है। सब, चाहे वो पढ़ी लिखी महिला हो चाहे गांव कस्बी की हो, सबसे बड़ा सवाल आज भारत के अंदर यह है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और वो भी पुरुष प्रधान देश में, कि पुरुषों को चाहिए उनकी सुरक्षा करें, लेकिन महिलाएं आज अपनी सुरक्षा के लिए खुद घबराती हैं कि हमें निकलना चाहिए, चाहे वो शहर की बात करें। मोनिशा जी, क्या अगर हम अपने बेटियों की तरह अगर तरबियत देने लगे, उन्हें उस तरह से पालने लगे, बल्कि हमेशा जब भी अगर कोई बेटी होती है और वो बहुत अच्छा कुछ करती है तो कहते हैं अरे बेटे की तरह किया है। मतलब यही से ही जो आप एक डिवाइड है वो यही से ही शुरू कर देते हैं, डिस्क्रिमिनेशन आप इसी लाइन के साथ शुरू कर देते हैं कि अच्छा किया तो तुम बेटे की तरह कर रही हो। यानी कि आप ये नहीं कह सकते अगर बेटे ने कुछ अच्छा किया है कि तुमने बेटी की तरह किया। ये लाइन हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? इस्तेमाल करनी चाहिए। मे बी यही एक लाइन है जो हिंदुस्तानी औरतों को एक तरह का स्टिमुलस देती है कि वो आगे बढ़े और लड़कों से ज्यादा मेहनत करके आगे चले। अगर मैं आपको अपना एग्जाम्पल दूं, मैं प्लास्टिक सर्जन हूं, मैंने पूरी अपनी पढ़ाई हिंदुस्तान में ही की है। मेरे दिल में एक यही चाह थी कि मैं जितनी भी मेहनत करूं मैं अपने भाइयों से आगे निकलूं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं। वैसे ही अगर यही चाह हर एक औरत में हो कि मैं मेहनत करके आगे बढ़ूं, और आज विमेन दिवस वाले दिन हम निराशा वाली बात ना करें, ताकि जितनी औरतें हमारा ये प्रोग्राम देख रही हैं उनको एक तरह का लेसन मिले कि निराश होके बैठने की घर में जरूरत नहीं है। रेप हो रहे हैं, छेड़ाछाड़ी हो रही है, लेकिन आप लोग सब स्ट्रांग हो। इस सबको नजरअंदाज करते हुए आप लोग अगर स्ट्रांग हो, अपनी मेहनत करके अपनी तालीम हासिल कीजिए, आगे बढ़िए, कॉन्फिडेंट हो जाइए। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, सड़क पे निकलती हैं, अगर शर्मीली होके दुबक के सहमी हुई निकलती हैं तो 10 लोग सड़क पे छेड़ेंगे। कॉन्फिडेंट होके तालीम हासिल करके बाहर निकले। मसला तो यही है कि आपकी बातें अगर वाकई में उतनी ही लोगों की समझ में आए हैं तब की बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है एक बुरखे में जाती हुई लड़की, एक घूंघट में घूमती हुई औरत, एक साड़ी में जाती हुई लड़की, एक मिनी स्कर्ट में जाती हुई लड़की, कोई भी सेफ नहीं है। क्योंकि जब हम रेप के मामला देखते हैं तो कहीं पर भी ये देखने को नहीं मिलता कि वो दुबक कर चल रही थी या शर्मा रही थी तो किसी ने सोचा कि चलो इसके साथ ऐसा। आप गलत मतलब ले रही हैं। मैं ये बोल रही हूँ कि जितने भी ये लोग हैं छेड़ाछाड़ी करने वाले, ये हमेशा डरेंगे उस औरत से जो एक स्ट्रांग वुमेन होगी। स्ट्रांग वुमेन का ये मतलब नहीं है कि शोर मचाते हुए निकले। स्ट्रांग वुमेन का ये मतलब है कि उसको पता चले कि मेरी सिक्योरिटी, मेरी सेफ्टी क्या है, वो डेंजर पहले ही देख ले। ये जो सिक्योरिटी की सेंस है ये तालीम से आती है कि अगर उसको देखे कि ये सिचुएशन सेफ नहीं है, इमीडिएटली 100 नंबर करके अपनी सिचुएशन को सेव कीजिए। अवेयरनेस है, बहुत ज्यादा जरूरत है, बेदारी की। rather than discussing कि our nation is not safe, यहाँ रेप हो रहे हैं, यहाँ ये हो रहा है, तो इसका ये मतलब है क्या कदम उठाए जाएं, क्या कदम उठाए जाएं कि आप सेफ रहें, कि आप अपनी सेफ्टी खुद ध्यान में रखें, ताकि आप उस सिचुएशन में लैंड नहीं करें कि आगे आपको पछताना पड़े। कंट्री इसके लिए कुछ लॉ भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लॉ भी ऐसा होना चाहिए कि जो रेप्स हो रहे हैं उसके लिए इतनी सख्त सजा हो कि उसके बाद लॉ है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन पालन होना चाहिए। सख्त लॉ नहीं है कि अगर वो एक बार किसी ने रेप कर दिया तो अगर उसके ऊपर इतने सख्त सजा दी जाए कि दोबारा वो हिम्मत ना करे। महिला सुरक्षा की जो महिला एम्पावर तो हो गई है लेकिन सिक्योर्ड नहीं है, सिक्योर्ड अभी भी नहीं है। वो कुछ ना कुछ करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो होती जा रही है धीरे धीरे, लेकिन वो सिक्योर्ड नहीं फील करती है। रात में आज भी जाने के टाइम पे सोचते हैं कि पता नहीं कैसा। लेकिन फिर भी आप कह रही है फाइनेंशियली तो स्ट्रांग हो रही है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि ये बातें शायद हम मेट्रो सिटीज में ज्यादा कह सकते हैं, लेकिन रूरल अगर एरियाज में आप जाकर देखते हैं तो वहां भी हालात अभी भी बद से बदतर है, बहुत खराब अभी भी हालात है, बहुत कुछ करना बाकी है। जी फौजी, मैं आपके पास लौटूंगी, आपसे बात करूंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकने एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा, और आज हम बात कर रहे हैं आदि आबादी के अहवाल की, और हमारे साथ तमाम गेस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं जिस पर हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। एक नए मेहमान हमारे साथ पल्लवी शर्मा, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। पल्लवी, आपका भी इस्तकबाल है स्टूडियो में, और मैं जाना चाहूंगी ओनिका जी के पास।
ओनिका जी, मुझे बताइए कि चूंकि आप डील करती हैं हर रोज, बहुत सारी लड़कियां हैं जो जाहिर सी बात है आपके स्कूल में पढ़ती हैं, जब आप उनसे बात करती हैं, जब आप उनसे इंटरेक्ट करती हैं, तो आपको सबसे बड़ा मसला आखिर क्या नजर आता है, क्या निकल कर आता है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फ्रीडम में कंस्ट्रेन है उनके अंदर, और डिफरेंस पेरेंट्स करते हैं लड़के में और लड़की के अंदर। इसे जब हम एजुकेशन देते हैं तो हम पेरेंट्स को भी बहुत इन्वॉल्व करते हैं कि किस हिसाब से आप तालीम दे रहे हैं बच्चों को, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। इसलिए देखिए, हमारे देश में जो चीज जितनी टैबू होएगी या जितना नहीं डिस्कस होएगी, क्यूरियोसिटी वहीं जाती है। इसलिए एजुकेशन के माध्यम से हमें बच्चों का माइंड लिबरल करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। इसलिए मैंने रिपीट किया, और पहले भी मैंने बात रखी कि एजुकेशन बहुत बड़ा माध्यम है जिसके थ्रू आप लड़कों को भी और लड़कियों को भी एडुकेट कर सकती हैं। और एजुकेशन के तहत ही बच्चों के अंदर, लड़कों के अंदर खासकर ये फीलिंग आएगी कि हम बराबर हैं, और इस तरह से हम महिलाओं का ना तो मिसयूज कर सकते हैं ना ओवरपावर कर सकते हैं। जब तक आप उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं देंगे, माइंडसेट नहीं बदलेंगे, तब तक ये बातें करनी बेमानी है। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि एजुकेशन एक फाउंडिंग स्टोन है। बहुत हुआ, अब इस तरह से पेरेंट्स को इन्वॉल्व जब करेंगे तो एक ब्रॉडनेस और ओपन माइंडेडनेस आती है मैडम, उसके कारण सोसाइटी में बदलाव आएगा। सोसाइटी बदलेगी तभी तो ये जहन बदलेगा ना, तभी तो महिलाएं सुरक्षित फील करेंगी अपने आप को। इसलिए बैड टच, गुड टच, तमाम ऐसी बातें और बायोलॉजिकल चेंजेस जो लड़कियों के अंदर होती है, लड़कों के अंदर जो होती है, जब तक हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस नहीं करते, बच्चे क्या करते हैं, किसी और से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जब इन्फॉर्मेशन गलत मिलेगी तो उनको उस चीज के अंदर एक क्यूरियोसिटी रहेगी। अरे करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो उनको लगेगा ये बायोलॉजिकल चेंजेस हैं, इसमें कोई अटपटा नहीं है या कुछ ऐसी चीज नहीं जहां हमें जाके इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो इसलिए एजुकेशन से ब्रॉडन आपका होराइजन होगा, आप देखेंगे उससे सोसाइटी बदलेगी और विचार बदलेंगे। ओनिका जी, अगर 4 साल का एक बच्चा भी अगर क्यूरियोसिटी उसके अंदर डेवलप हो जाए कि वो दूसरी अपने साथी क्लासमेट के साथ कुछ गलत हरकत करे, तो क्या आपको लग रहा है कि समाज आखिर हमारा किस तरफ जा रहा है? क्या आपको लगता है कि पेरेंट्स की तालीम में कहीं ना कहीं कमी है? क्या आपको लगता है कि कहीं पेरेंट्स इस तरह की कोई हरकतें अपने घर पर उस तरह से कर रहे हैं, तभी एक 4 साल का बच्चा अगर इस तरह की हरकत करे तो मतलब जहन में न जाने कितने सवाल और कितने भूचाल उमड़ पड़ते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत वैलिड क्वेश्चन उठाया आपने, और मैंने आपको उससे पहले यही बताया कि इसलिए पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। देखिए, दोनों वर्किंग होते हैं, टाइम नहीं मिल पाता। बच्चे जो हैं वो शार्प हैं, उनको अवेयरनेस है। आज छोटा बच्चा मोबाइल यूज करता है या टेक्नोलॉजी इतना इंटरेक्ट करता है, समय नहीं है, आप उसको एक टॉय देते हैं, आप इसे खेलिए, एक्सप्लोर करिए, लेकिन बात करने का समय नहीं मिलता। वो जो देखता है वो सीखता है। इसलिए घर का माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप घर में, जैसे हम कहते हैं फोन में कि बोल दो मम्मी घर पे नहीं है या पापा घर पे नहीं है, हम यही चीज तो बच्चों को सिखा रहे हैं। तो आपके अंदर एथिक्स, आपके अंदर मॉरल वैल्यूज नहीं है, आप क्या बच्चों के आगे इवॉल्व करेंगे, क्या बच्चों को आप ट्रांसफायर करेंगे और क्या बच्चों को पास ऑन करेंगे। तो संस्कृति भी जो हमारी कहीं ना कहीं मॉडर्न वर्ल्ड से बहुत प्रभावित हो रही है। तो एज अ पेरेंट, एज अ इंडिविजुअल, पहले हमारा दायरा बनता है, पहले हम देखें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप स्कूल पे करें, फिर हम सोसाइटी। जब वो दायरा बढ़ेगा, हम फिर टोटलिटी में बड़े रेंज में आप बड़े लोगों को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन पहले इंडिविजुअली हमें शुरू करना पड़ेगा, अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। शुरुआत अपने आप से खुद से करनी पड़ेगी, तभी एक एक करके ही बदलाव आएगा। पल्लवी, आप एक एडवोकेट हैं और आप अक्सर, आपके पास अलग अलग तरह के केसेस आते हैं और आप देखती होंगी अपने आसपास क्या कुछ हो रहा है। एक लड़की होने के नाते ये बताइए कि किस तरह के केसेस आपके पास सबसे ज्यादा आते हैं? चूंकि आज हम विमेंस डे की बात करते हैं, तो औरतों के हवाले से अगर मैं बात करूं तो किस तरह के केसेस आपके पास आते हैं, और क्या कौन से ऐसे केसेस होते हैं जो वाकई में आपको एक लड़की होने के नाते, एक वकील होने के नाते आपको बेचैन कर जाते हैं? देखिए, ये सब मुद्दे जो है, रेप हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, या फिर डाउरी डेथ हो गया, इस सब के इन सबको मद्दे रखते हुए मैंने कोई कम उस पे नहीं देख रही हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो मुझे लगता है कि अभी लोगों में उसके लिए इतनी नॉलेज नहीं है, जो है एसिड अटैक। जिन केसेस पे मैं आजकल काफी फोकस कर रही हूँ, हमने काफी काम किया है, उन औरतों के साथ जाके उनके लिए एम्प्लॉयमेंट ढूंढा है, जिन पे एसिड तेजाब गिरा दिया गया जस्ट बिकॉज उन्होंने अपना फ्रीडम ऑफ चॉइस एक्सरसाइज किया, जो उनको इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन देता है, और किसी लड़के को मना कर दिया
तो आज उनमें से ऐसी महिलाएं भी हैं जो बिल्कुल अंधी हो चुकी हैं, अपनी दोनों आंखें खो चुकी हैं, पूरी तरह पैरालाइज्ड हैं। मतलब देखिए, ये कहना कि हर चीज को नेगेटिविटी में लेना, आज के दिन में ये भी कहना चाहूंगी कि आज से 20 साल पहले देखिए क्या सिचुएशन थी। हाँ, 20 साल पहले हम कुछ आगे बढ़े हैं, लेकिन क्या ये काफी है? तो नहीं, हमें इससे भी आगे जाना है। एक ऐसा टाइम भी आना चाहिए जब हम बोलने चाहिए कि सी नाउ देयर आर नो रेप्स हैपनिंग, कोई एसिड अटैक नहीं हो रहा है, डाउरी डेथ नहीं हो रही है। ये कहने के बावजूद में आज एक ऐसा तबका भी है महिलाओं का जो बहुत क्रीम लेयर बनाता है हमारे एनजीओ सर्कल की, जिनके साथ मैं उठती बैठती हूँ, एक्टिविज्म करती हूँ। और उन महिलाओं का ये कहना है कि कुछ लॉज हमारे ऐसे बने हैं कि औरतें ही उनका मिसयूज कर रही हैं। जैसे आप डाउरी डेथ देख लो, या फिर ये डोमेस्टिक वायलेंस का जो केसेस हैं। तो देखिए, मैं मानती हूँ कि मिसयूज है, कुछ औरतें हैं जो मिसयूज कर रही हैं, लेकिन क्या ये लॉज आप सोसाइटी से आज छीन सकते हो? नहीं छीन सकते, क्योंकि आज भी औरतें उतनी वल्नरेबल हैं, अभी भी वो एट पार नहीं है आदमी के साथ कि आप उनसे ये जो कुछ कानून ने उनको ताकत दी है, आप उनसे वो भी छीन लो। क्यों? क्योंकि कुछ महिलाएं उनका मिसयूज कर रही हैं। जी, ठीक है। अगर हकीकत पर अगर हम आते हैं तो फौजी साहिबा, अगर हम देखें खासतौर पर अगर मुस्लिम खवातीन की बात करते हैं, एजुकेशन, जिस तरह सोनिका जी भी बार बार बोल रही हैं कि तालीम ही एक वाहिद ऐसी चीज है जिससे हालात को बदला जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि उसी से आप आगे बढ़ते हैं, एम्पावर्ड होते हैं। लेकिन अब अगर हम मुस्लिम खवातीन, मुस्लिम लड़कियों की अगर हम बात करते हैं तो उनके हालात जो हैं फिलहाल अगर हम देखें तो बहुत खराब हैं। ड्रॉप आउट रेट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा है। हालात ये है कि जो पिछड़ों से भी पिछड़ी हैं मुस्लिम खवातीन। तो क्या आपको नहीं लगता कि आज के दिन कुछ ऐसा जो मुस्लिम खवातीन जो पढ़ी लिखी हैं, कम से कम कुछ ऐसा करना चाहिए था कि चलिए आज हमने एक बच्ची को अडॉप्ट किया, इसकी तालीम का जिम्मा हमारे ऊपर है। क्या कुछ इस तरह की चीजें नहीं शुरू होनी चाहिए? बुशरा, ये तो करना ही चाहिए। इसके साथ साथ में एक बात बहुत अहम जो मैं बहुत देर से कहने की कोशिश कर रही थी, और ये आप ही का सवाल उससे जुड़ जाता है जाके। बात इसकी नहीं है कि हमें तालीम दी जाए। आज भी आप हालात देखिए कि हमें अपना प्रोफेशन चूज करने की भी आजादी नहीं है। जब भी लड़की कोई प्रोफेशन चूज करे, उससे कहा जाता है अरे टीचिंग कर लो, सबसे सेफ प्रोफेशन है, हाफ डे में घर आ जाओगी। आजकल नौकरी वाली बहू तो हर घर में चाहिए, लेकिन नौकरी भी कौन सी जो हाफ डे बहू घर आ जाए। कोई भी ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता जो कॉर्पोरेट में काम करती है या नाइट शिफ्ट है। तो ये जो आजादी है ना, ये जो हमें प्रोफेशन चूज करने की भी आजादी नहीं है, इसका आज बात होनी चाहिए थी। ये तो चाहिए सबको, लेकिन उसके बाद फ्रीडम नहीं कि 6 बजे के बाद घर नहीं आना। पैसा भी आपको लाना है, लेकिन उसके लिए भी टर्म्स एंड कंडीशंस है। पैसे भी आना, काम तो आपको करना है, टाइम से घर पे भी आना है। मैं आजादी, और आज के दिन एक बहुत अहम मुद्दा ये है कि हमें आजादी मिली है, हम आज काम कर रहे हैं, लेकिन किन शर्तों पर? आज जो भी औरतें काम कर रही हैं, जो नौकरियों पे जाती हैं, वो सुबह 4 बजे उठ के पहले किचन में खाना बनाती हैं, शाम को जब घर वापस आती हैं तो अपना बैग रख के सीधा किचन में जाती हैं। अगर आपके हस्बैंड और आप खुद ऑफिस जाएं तो आप उनको चाय बना के दे रही हैं, वो आराम से टीवी देख रहे हैं बैठ के, लेकिन आप किचन में जाके खाना बनाएंगी। जी, तो बात यहाँ इसकी होनी चाहिए। आज जाहिर सी बात है कि अगर इतनी भी आजादी नहीं है कि आप अपनी पसंद से अपना प्रोफेशन भी चूज करें, तो बताइए कि उससे आगे की बात आप फिर क्या करेंगे? कि आपने तमाम तालीम हासिल की, सब कुछ किया, उसके बावजूद भी आप काम नहीं कर पा रही हैं, या फिर अपना प्रोफेशन आप नहीं चूज कर पा रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि आज के दिन ये तमाम बातें करना काफी अहम है, ताकि एक हकीकत जो है, एक धुंधली और एक खोखली हकीकत जो है, उससे कम से कम रूबरू हुआ जाए। माया जी, जब हम बात करते हैं अलग अलग प्रोफेशंस की बात करते हैं, हम देखते हैं कि टीचर्स फिर भी शायद लड़कियां हैं, लेकिन और जो डिफरेंट मुख्तलिफ जो शोबे हैं वहां पर हम देखते हैं कि अभी भी हालात जो हैं वो लड़कियों के बहुत ज्यादा खराब हैं। बहुत चंद ऐसे प्रोफेशन है जहां पर आप लड़कियों को थोड़े डिसेंट नंबर्स में आप देखेंगे, अदरवाइज चाहे हम डिफेंस की बात करें या फिर हम बात करें और तमाम शोबों की, तो वहां पर लड़कियां अभी भी उस तरह से उस पायदान पर नहीं है। देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात करी, और हम पिछले 10 साल देखें तो पहले तो स्थिति और भी खराब थी, लेकिन अभी ये मेरे को कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि जब से मोदी जी ने एक नारा लिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या महिलाओं के लिए बात करते हैं, तो लोग बात भी करने लगे हैं और इन मुद्दों पे काम भी करने लगे हैं। गवर्नमेंट फंड भी देती है, बट ये देखना चाहिए कि वो फंड सही तरीके से यूटिलाइज हो रहा है, गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे प्रधानमंत्री योजनाओं में या सरकारी योजनाओं में जब महिलाएं जाती हैं तो उनको फंड मिलता है, लेकिन वो उनको प्रॉपर नहीं मिल रहा है। ये मैंने अपने सर्वे करा था, उसमें हम लोग को पता लगा। तीसरी बात ये है कि महिलाओं
का बढ़ोतरी हुई है फौज में। अगर हम बात करें तीनों फौजों में तो बहुत फर्क पड़ा है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं की स्थिति में बेहतर हुई है, लेकिन हम जिस तरह की आज 21वीं सदी में हम जी रहे हैं और जिस तरह की हम कल्पना करते हैं कि महिलाओं की स्थिति होनी चाहिए, उस दर्जे तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं। और हम उसी की वजह से हम रोज आए दिन चैनलों पे डिबेट करते हैं कि सिर्फ अपना नजरिया बदलिए, अपनी सोच बदलिए। जिस दिन आप अपना नजरिया, अपनी सोच बदलेंगे तो महिलाओं को अपने अधिकार मांगने की, अपनी सुरक्षा मांगने की जरूरत नहीं रह जाएगी। वो सक्षम है, वो अपने आप को साबित करेंगी, चाहे आप उनको रिजर्वेशन दें चाहे ना दें। वो अपने आप में पूर्णतः काबिलियत है, चाहे वो अनपढ़ महिला भी होगी, लेकिन वो इतनी समझदार है कि वो अपना पूरा परिवार अपने दम पे चला लेती है। तो उसके लिए आप एजुकेशन के साथ संस्कार भी बहुत जरूरी है। अभी भी आपको नहीं लगता कि जो औरतें हैं वो एक तरह से पपेट बनी हुई हैं, उनसे जैसा कहा जाता है चलने के लिए, करने के लिए, वो उसी तरह से चीजों को करती हैं और चलती हैं उसी पर। उनकी अपनी सोच, उनकी क्या अपनी सोच है, किस तरह से वो उस मौजू को लेकर बात करती हैं, वो सबकी शायद अभी तक उनको उतनी अहमियत कहीं पर मिली नहीं है। इनफैक्ट बड़े बड़े अगर हम जगहों पर बात करें, जहां चैनल्स में भी अगर हम बात करते हैं, अगर मैं खुद अपने फील्ड की बात करूं तो जहां कहीं भी हम बड़े कोई मौजू आता है या कुछ होता है तो फिर भी मेल किसी जर्नलिस्ट को आगे कर दिया जाता है, तो उसके लिए भी जो है वो औरतों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। और ऐसे फील्ड में जहां पर हम समझते हैं कि बहुत ग्लैमरस है, जो माहौल है बहुत इंडिपेंडेंट है, उसके बावजूद भी ये बिश्रा जी, ये दोयम दर्जे का जो प्लेस दिया गया है औरतों को, वो घर से ही दिया गया है कि हमेशा वो किसी ना किसी के शेल्टर में रहे। पहले वो फादर के शेल्टर में रहे, फिर वो ब्रदर के शेल्टर में रहे, फिर वो हस्बैंड के शेल्टर में रहे। उसकी इंडिपेंडेंट इंडिविजुअलिटी जो है वो घर से ही फिनिश कर दी जाती है। अगर वो घर से फिनिश ना कर जाए, उसको जो उसकी अपब्रिंगिंग घर से, फैमिली से हो, उसको जो क्लियर कर दिया जाए कि जैसे तुम्हारा भाई है, जैसे तुम्हारी बहन है, इक्वल। अगर वो स्टडी इक्वल कर सकते हैं, अर्निंग इक्वल कर सकते हैं, तो इक्वल तरीके से रह क्यों नहीं सकते? इक्वल तरीके से थॉट्स प्रोसेस, सोचने का तरीका वो क्यों नहीं अपनी बात को रख सकते और इंडिविजुअल अपनी बात को प्रेजेंट कर सकते हैं और कह सकते हैं, प्रोफेशन भी चूज कर सकते हैं। अर्न तो करने के लिए तैयार है, सब कहते हैं ठीक है बेटी को इसलिए पढ़ाना है कि बहू को भी इसलिए भेजना है कि अर्न करके लाओ पैसा को, लेकिन उसके बाद फिर वो ये वो भी मुझे लगता है कि वो भी शायद सिर्फ मेट्रो सिटीज तक ही महदूद ज्यादा है। वो अगर हम उससे बाहर, गांव में भी ये सब चला है। अगर हम देखो आज शहरों की बात ना करें, हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं पर सब चीज में, लेकिन हम ग्राम पंचायत की अगर बात करें तो वहां पर रिजर्वेशन है और वहां ये कंडीशन लगा दी है कि अगर महिला 8वीं पास होगी तभी वो इलेक्शन लड़ेगी। लेकिन वो इलेक्शन तो जीत जाती है, लड़ लेती है, लेकिन उसको फिर घर में बिठा के उसका पति बाइक लेके लिखकर वो पूरा शहर का बात है। वही जैसे मैंने कहा कि एक पपेट की तरह, पपेट की तरह ज्यादा उसकी कंडीशन है। बिल्कुल कि आप सिर्फ एक चेहरा है, लेकिन पावर जो है वो किसी और के हाथ में है। बिल्कुल इसके और बहुत सारे पहलू हैं जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और बहुत छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, ये हमारी गुफ्तगू चर्चा इसी तरह से जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है और आज का मुद्दा में आज हम बात कर रहे हैं आधी आबादी के अहवाल की। तमाम गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। फौजिया साहिबा, अगर हम देखते हैं लगातार बात ही की जा रही है, विमेन रिजर्वेशन बिल की बात की जा रही है। एक दूसरी पार्टी इसको लेकर, क्योंकि आज मैं कुछ पॉलिटिक्स को लेकर बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं किसी पार्टी का नाम न लेकर, इतने दिनों से जो बिल है वो पेंडिंग में है। हुकूमतें बदलती हैं, अब नई हुकूमत आई है, उन्होंने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अगर वो शायद इस रिजर्वेशन बिल को ही पास करवा देते तो बहुत सारी चीजें तो वहीं पर ही हल हो जाती। वो बिल ही अभी तक अटका हुआ है। और फिर हम बात करते हैं बड़े बड़े नारों की, बड़ी बड़ी पॉलिसीज की बात करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि रिजर्वेशन आप दे दें, खुद मुख्तार तो उन्हें कम से कम बनाए, बाकी चीजें तो वो खुद कर लेंगी। काफी बार क्या होता है बुशरा, जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बड़ी चीज ना देख के आपको छोटी छोटी चीजों से बहलाया जाता है। जब हम बच्चे होते हैं तो लॉलीपॉप दी जाती है। तो हमें पॉलिसीज, ये पॉलिसी है, वो पॉलिसी है, आपके लिए ये आंदोलन है, वो आंदोलन है, इसमें उलझा के जो मेन मुद्दा है उससे तो जहन हटे गई ना। और आपने ये बहुत अहम बात कही। बात मैं कहती हूँ आज क्यों आप हम अगले एक साल का थोड़ी इंतजार करेंगे कि हाँ हम अगले साल 2019 में 8 मार्च को ये बिल पास करेंगे। नहीं, आप अगले 1 महीने में कर दीजिए, आप अगले 2 महीने में कर दीजिए, लेकिन आप उस मुद्दे पे तो आइए। बिल पास करने की तो बहुत दूर की बात है, मैं तो देखती हूँ लोग बात भी नहीं करना चाहते इस बारे में।
जाहिर सी बात है इस पूरे मसले पर बात भी कोई नहीं करना चाहता, एक तरह से बच के निकलना चाहते हैं। पल्लवी, ये बताइए कि जिस तरह से, क्योंकि हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि खवातीन की, जो औरतों की जो सिक्योरिटी है, जो हिफाजत है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। चाहे हम मेट्रोज में रहते हैं या फिर हम गांव में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, कहीं पर भी सबसे बड़ा मसला यह है, क्योंकि अगर खवातीन अपने आप को महफूज फील करेंगी तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आगे आकर वो खुद ही कर लेंगी। अगर लॉज की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि लॉज तो स्ट्रांग है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वो इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पाता है उन चीजों का? देखिए, एब्सोल्युटली ये सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो लॉज बने हैं सिर्फ उनकी कंडीशन है। कोई भी लॉ बना हो तो इम्प्लीमेंटेशन पे उसका ग्राउंड जो है वो ज्यादातर वीक ही होता है। लेकिन यहाँ पे सब बात कर रहे थे फ्रीडम ऑफ चॉइस फॉर एम्प्लॉयमेंट नहीं है आज औरतों को कि मतलब उन पे रोक टोक की जाती है कि आप ये प्रोफेशन नहीं चुन सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। आज का दिन आई थिंक हमें निकालना चाहिए और औरतों को बोलना चाहिए कि सी ये आपकी लड़ाई है और एट द एंड आप ही को लड़नी है। सो यू प्ले एन एक्टिव रोल। अगर आपने चूज किया, मैंने चूज किया कि मैं एक लॉयर बनूं, मैं रात के सुबह के 3-3 बजे तक ऑफिस होती हूँ, तो वो मेरा अपना डिसीजन है। आई एम रेडी टू फाइट फॉर इट। अगर कल को मेरे घर पे मेरे पापा या कोई भी खड़े होके बोलते हैं कि भाई आज आप लेट हो गए, तो मैं उन्हें बोलने की हिम्मत रखूं कि देखिए ये मेरा पर्सनल चॉइस था, नो आई वांट टू स्टैंड बाय दिस। देखिए, अगर आजादी की भी लड़ाई है तो वो एंड में हमें आजादी उड़ के तो नहीं मिली, हमें लड़ना पड़ा ना उसके लिए। सो आई थिंक आज औरतों को रियलाइज करना चाहिए कि जो उनका हक है वो उसके लिए आके लड़े। और अगर लड़ने में उन्हें कोई भी तकलीफ आती है तो उसके लिए तो लॉज है। मान लीजिए अगर कल को मेरे फादर इन लॉ बोलते हैं या मेरे से गाली गलौज करते हैं कि भाई आप रात तक बाहर नहीं रह सकती, तो लॉ मुझे प्रोटेक्ट करता है। सवाल ये है पल्लवी कि कितने लोग वाकई में इन तमाम चीजों को लेकर बेदार हैं, अवेयर हैं कि उनके लिए इस तरह के लॉज बने हैं, क्या वाकई में उनके अंदर वो हिम्मत, वो ताकत, उनकी तरबियत उस तरह से की गई है? तो आई थिंक इस सब का सोल्यूशन यही है कि औरतों में अवेयरनेस जगाई जाए। हम जब भी जाते हैं ग्रास रूट लेवल पे, जब भी अवेयरनेस कैंप या कुछ करते हैं, तो हम औरतों को सिखाते हैं कि सी यू हैव टू रियलाइज कि ये आपकी लड़ाई है, एंड में आप ही ने लड़नी है। हम यहाँ आएंगे 3 दिन आपको कुछ सिखाएंगे, लेकिन बाद में आप अपने घर के 4 दीवारी में। शबनम साहिबा, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप देख रहे होंगे कि आजकल अलग अलग जगहों पर जो मुस्लिम खवातीन हैं वो बाहर निकल रही हैं, ट्रिपल तलाक बिल को लेकर जो उसमें कुछ प्रोविजन है उसको लेकर उस पर एतराज अपना जाहिर कर रही हैं। देश के कोने कोने में हम ये देख रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि किसी चंद मर्द हजरात के कहने के बाद एक पपेट की तरह वो औरतें जो हैं वो बाहर निकल रही हैं, अपनी बात को रख रही हैं? अगर वाकई में ये उनका अपना डिसीजन है, अगर वाकई में जो वो कर रही हैं वो अपनी उनकी ख्वाहिश है, तो इससे पहले वो तालीम के मसले को लेकर, अपने हुकूक को लेकर, अपने राइट्स को लेकर कभी इस तरह से इतने बड़े पैमाने पर सड़कों पर क्यों नहीं उतरी? वो बिश्रा जी जरूर इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ होगा, बहुत ज्यादा परेशान हुई होगी लेडीज, तभी तो इस लेवल पे इतनी सारी लेडीज एक साथ निकल के आई हैं कि तलाक के मसले पे। और ये सच बात है, बहुत मजाक बना के रखा था कि जरा सी किसी बात पे भी तलाक दे देते थे कि कुछ भी जरा सी गलती हुई और वो बच्चा है, उसके नहीं है, वो क्या होगा, उसका पूरा फैमिली का क्या होगा, कुछ नहीं, सिर्फ तलाक। मैं आपसे सिर्फ एक बात और शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि ये बात प्रोफेशन की बात कर रही थी। मैं खुद जब मैं 2001 में यूनिवर्सिटी में थी, मैं एमबीए कर रही थी, तो जब स्पेशलाइजेशन चूज होने की बात आई तो मेरे साथ सारे बॉयज ने मार्केटिंग लिया था, मैंने भी मार्केटिंग लिया, चूज किया। और मेरे साथ 7 गर्ल्स थी, उन्होंने किसी ने एचआर लिया, किसी ने फाइनेंस लिया। तो मुझसे सारे, जब मैं क्लास के अंदर जाती थी तो मुझसे सारे बॉयज कहते थे तुमने मार्केटिंग क्यों लिया, जबकि हम एमबीए साथ कर रहे थे। उन्होंने कहा तुम मार्केटिंग क्यों लिया, तुमसे मार्केटिंग नहीं होगी, तुम जो हो एचआर लो। मैंने कहा नहीं, मैंने अर्न करने के लिए, मैंने कुछ करने के लिए एमबीए कर रही हूँ, तो मैं मार्केटिंग ही लूंगी। तो ये प्रोफेशन की आजादी, इवन वो इतने एडवांस और मॉडर्न स्टूडेंट्स थे, लेकिन उसके बाद में उनकी जो मेंटालिटी थी तो वो वही थी। जाहिर सी बात है। फौजिया साहिबा, सेम सवाल मैं पूछना चाहूंगी जो मैंने शबनम साहिबा से पूछा। क्या आपको वाकई में लगता है कि जो औरतें सड़कों पर जो निकली हैं वो उनका अपना खुद का डिसीजन है? और अगर उनका खुद का अपना डिसीजन है तो क्या ट्रिपल तलाक ही सिर्फ एक ऐसा मसला था? अगर वो एजुकेट होती, चाहे मैं ये कहती हूँ कि जो मॉडर्न तालीम न सही, अगर उन्होंने मजहब को भी ठीक से शायद पढ़ा होता तो शायद वो अपने हुकूक के लिए इससे कहीं पहले सड़कों पर आ जाती। तो क्या सिर्फ चंद मर्द हजरात या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन उन्हें पपेट बनाकर इस तरह से उन्हें सड़कों पर लेकर आई है? और क्या खवातीन को आज के दिन अपना तज्जिया खुद नहीं करना चाहिए?
बिल्कुल ख्वातीन को अपना तज्जियाज खुद करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बुशरा, जब ख्वातीन हमें हमेशा कहा जाता है जब भी किसी चीज़ की अति हो जाती है तो उसके बाद तो उसका सॉल्यूशन चाहिए ही होता है। ये सड़कों पे आने का जो प्रोसेस है ये भी कई सालों से शुरू हुआ और उसके बाद एक खातून के आगे आने से फिर ये मसला शुरू हुआ और ये एक मुद्दा बना और आज इसका हल निकला है। जी, लेकिन वो इसके खिलाफ जो जिस तरह का प्रोविजन है ना तलाक में, मेरा कहने का मतलब बार बार ये है कि वो इसके प्रो नहीं बल्कि उसके खिलाफ बाहर सड़कों पे आई हैं कि हमें इस तरह का बिल नहीं चाहिए जिसमें इस तरह के प्रोविजन हो। असल में बुशरा वो भी एक पपेट है, वो खुद नहीं आई हैं, उनके पीछे भी कुछ ताकतें हैं जिन्होंने उनको सड़कों पर उतारा है। उन्होंने अपने जहन से नहीं सोचा कि उनको इस बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरना है। उनके पीछे ताकतें हैं, उनके बाप भाई होंगे जिनको उन्होंने काउंसिल किया और काफी बार हम औरतें भी ना बहुत ब्लाइंडली फॉलो करते हैं कोई भी चीज कि हाँ हमारे घर के मर्दों ने ये बात कह दी ये तो बिल्कुल सही है। हमारी तरबियत ने उसे क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं सिखाया, हमें सवाल निशान लगाना नहीं सिखाया। जब उन्होंने कहा कि हाँ ये तो गलत बात है, ये तो हमारे घर ये तो आप छोड़ दीजिए, वोट जब देने के लिए जाती हैं वो पूछते हैं तो पूछते हैं किसको देने जा रही हो, इसको नहीं देना तुम्हें इसको वोट देना है। एग्जैक्टली। यानी कि जो आपको एक बेसिक राइट जो आपको मिला हुआ है उस बेसिक राइट को भी एक्सरसाइज करने की आजादी जो है आपके पास नहीं होती है। आपको किसको वोट देना है वो भी जो है आपको डिसाइड करके पहले से बता दिया जाता है और औरतें जो हैं वो उसमें खुश रहती हैं क्योंकि उनकी तरबियत जो है वो इसी तरह से हुई है। जी पल्लवी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? तो देखिए, ये कहना कि जो औरतें इस बिल के खिलाफ आई हैं उनके पीछे काउंसलिंग हो गई है, बेशक हो सकती है, लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि मैं एक महिला के ऐसे तबके को भी जानती हूँ जो एनजीओ चलाती है विमेन एम्पावरमेंट के लिए, लेकिन बोलती है कि ये जो लॉज बने हैं एंटी डाउरी, ये डाउरी डेथ लॉ है, डोमेस्टिक वायलेंस लॉ है, इनको हटा देना चाहिए। तो देखिए, अगर एक तबका किसी चीज को सपोर्ट कर रहा है, ट्रिपल तलाक को सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसा भी एक तबका हो सकता है जो उसके खिलाफ हो। जरूरी नहीं है उसके पीछे मेल काउंसलिंग हो या ये वो। आज का फेमिनिज्म जो है ना वो बन गया है जेंडर हेट्रेड की तरफ से कि आदमी जात से नफरत ही है। फेमिनिज्म वो नहीं है। फेमिनिज्म है कि आप मेल और फीमेल को इक्वली लेके चलो, बिल्कुल, कि दे शुड बी एट पार। आई डोंट हैव हेट्रेड टुवर्ड्स मेन एज लॉन्ग एज जब तक आदमी रियलाइज करते हैं होने कि का मेरा मतलब हक ये क्या है। कतई नहीं है कि वी हेट मेन। फेमिनिस्ट होने का मतलब बस इतना ही है कि आप हमें बस इंसान समझें और हमारे इक्वालिटी इज द कॉन्सेप्ट। बिल्कुल बिल्कुल जी। और आई थिंक जाहिर सी बात है वक्त की कमी है पल्लवी, मुझे आपको रोकना पड़ेगा, माफ कीजिएगा। आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, इतने अहम मौजू पर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम विमेंस डे की बात कर रहे हैं, इसका जश्न मना रहे हैं। इसको हम चाहे क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि क्यों एक दिन ही से मुकर्रर किया गया है, लेकिन आज के दिन कम से कम हम तज्जिया जरूर कर सकते हैं कि आगे आने वाले 364 दिन जो हैं उसमें हमें क्या करना है ताकि जब फिर से एक साल के बाद विमेंस डे हम सेलिब्रेट करें तो हम इस तरह की बातें ना करें। आज का मुद्दा में बस इतना ही।